नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल। आज व्यवस्था प्रक्रिया भाग 6 के अंतर्गत मूल्यांकन के प्रकार, साथ ही नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन के अंतर संबंध के बारे में आप सभी को जानकारी देने जा रही हूँ। व्यवस्था प्रक्रिया या मैनेजमेंट प्रोसेस के 3 चरण आप लोगों ने समझे हैं, जिनका नाम है नियोजन या जिसे हम प्लानिंग कहते हैं, नियंत्रण या कंट्रोलिंग, मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। हमने नियोजन और नियंत्रण को पूर्ण रूप से समझ चुके हैं और कल के वीडियो में मूल्यांकन का अर्थ समझा था। साथ ही हमने मूल्यांकन के ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों को देखा था। तो आज हम शुरू कर रहे हैं व्यवस्था प्रक्रिया भाग 6 के अंतर्गत मूल्यांकन के प्रकार के बारे में। मूल्यांकन के प्रकार की जब हम बात करते हैं कि मूल्यांकन कितने तरीके का होता है, तो प्रबंधकीय दृष्टि से मूल्यांकन को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में बांटा गया है। एक होता है सापेक्ष मूल्यांकन और दूसरा होता है निरपेक्ष मूल्यांकन। सापेक्ष मूल्यांकन को हम रिलेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं और निरपेक्ष मूल्यांकन को हम एब्सोल्यूट इवैल्यूएशन कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सर्वप्रथम सापेक्ष मूल्यांकन की या रिलेटिव इवैल्यूएशन की। इस प्रकार के मूल्यांकन में योजना की समाप्ति पर लक्ष्यों की प्राप्ति किस अंश तक हुई है, इसकी तुलनात्मक विवेचना की जाती है। यह सामयिक व साधारण होती है। तुलना जो है हम निम्न आधारों पे करते हैं कि पूर्व योजना से क्या लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना। हमने क्या सोचे थे, क्या प्राप्त हुए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देखी जाती है। कितना परसेंटेज प्राप्त हुए हैं या किस तरीके से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद वर्तमान योजना के लिए निश्चित किए गए लक्ष्य क्या क्या हैं, परिवार द्वारा प्राप्त लक्ष्य क्या हैं और व्यक्ति की कार्य क्षमता क्या है। इन सारे आधारों पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं और इसलिए इसको रिलेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं बच्चों। यदि गृहिणी पूरे दिन का कार्य योजना अनुसार समय पर बिना थके व परेशान हुए संपन्न कर लेती है, तो ये समझा जाता है कि लक्ष्य की जो प्राप्ति हुई है वो संतोषजनक हुई है। इसे ही सापेक्ष मूल्यांकन कहा जाता है, क्योंकि गृहिणी का प्रबंध जो है उत्तम है। लक्ष्य जितने अधिक स्पष्ट और निश्चित होंगे, मूल्यांकन करना जो है उतना ही आसान हो जाता है। सापेक्ष मूल्यांकन या एब्सोल्यूट इवैल्यूएशन। इस प्रकार के मूल्यांकन में तुलना करने की जरूरत ही नहीं होती है कि योजना कहां तक सफल हो पाई है। व्यवहारिक तौर पर इस मूल्यांकन का महत्व अल्पतम है, क्योंकि जब भी किसी कार्य की अच्छाई बुराई का विश्लेषण करते हैं, तब मूल्यांकनकर्ता के मस्तिष्क में उस कार्य के परिणाम का चित्र अवश्य होता है। यदि उस कार्य से उसको निश्चित परिणाम कम हो तो वो समझता है कि प्रगति मंद है तथा कार्य पूर्ण कुशलता से संपन्न नहीं हुआ है। यदि कार्य पूरी तरह संपन्न हो चुका है तो वो समझता है कि लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी बच्चों समझ सकते हैं कि गृहिणी दिन भर की कार्य योजना बनाती है। उसकी योजना होती है कि जैसे कि दोपहर के भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चटनी, सलाद के अलावा दही बड़े भी बनाऊंगी, परंतु समय अभाव की स्थिति में वह बना नहीं पाती है। अब दिन के अंत में या हम कहें रात्रि में जब वह कार्यों का पुनः मूल्यांकन करती है, तब पता चलता है कि किन कारणों से वह दही बड़े नहीं बना पाई थी। क्या समय को बचाया जा सकता था, क्या वह बहुत अधिक थक गई थी अथवा घर में कोई मेहमान आ गया था। उन समस्त कारणों पर विचार कर जब वह कल के लिए योजना बनाती है, तो पूर्व के अनुभव के आधार पर नवीन सूझ, विचार या तकनीक का उपयोग करती है और यही निरपेक्ष मूल्यांकन कहलाता है।
अर्थात सापेक्ष मूल्यांकन में हम तुलना करते हैं और तुलना के आधारों पर ही उसका मूल्यांकन किया जाता है। निरपेक्ष मूल्यांकन में हम अच्छा या बुरा, काम क्यों संपन्न हुआ और नहीं हुआ के बारे में उसका मूल्यांकन किया जाता है। अब नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन में पारस्परिक संबंध क्या है, ये कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इनके आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है। जब हम इस चीज के बारे में बात करते हैं तो गृह प्रबंध में नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन, इन तीनों का ही अति विशिष्ट स्थान है। यह एक दूसरे पर निर्भर है, एक से दूसरे को स्पष्ट रूप से हम पृथक नहीं कर सकते हैं। एक के बिना दूसरे का जो अस्तित्व है या महत्व है वह शून्य हो जाता है। दूरदर्शिता, कल्पना, ज्ञान, अनुभव, तर्क शक्ति, विवेकपूर्ण निर्णय में बौद्धिक एवं मानसिक क्षमता का उपयोग कर योजना तैयार की जाती है। कार्य को बेहतर तरीके से समय पर संपन्न करने के लिए योजना बनाई जाती है। आयोजन का मुख्य उद्देश्य सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि करना होता है। यह तभी संभव है जब जो लक्ष्य को बनाने वाला आदमी है उसे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। योजना बनाने के उपरांत इसे क्रियान्वित करना पड़ता है। इसके लिए परिवार के सदस्यों को एकजुट होकर पूरे मनोयोग से काम करना पड़ता है। योजना अनुसार कार्य संपन्न हो रहा है अथवा नहीं, इस बात पर गौर किया जाता है और यदि कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो नए निर्णय लेकर परिवर्तन कर कार्य में सुधार किया जाता है तथा कार्य पर नियंत्रण किया जाता है। आयोजन की सफलता नियंत्रण के ऊपर ही निर्भर करती है। यदि योजना परिवर्तनशील है, विस्तृत है, आने वाले सभी परेशानियों एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, तब नियंत्रण भी सफल रहता है। बड़े-बड़े उद्योगों में आयोजनकर्ता एवं कार्यकर्ता अलग-अलग होते हैं। घरों में भी कई बार आयोजनकर्ता एवं कार्य करने वाला एक ही व्यक्ति नहीं होता है। तब भी अच्छी योजना ही नियंत्रण का आधार बनती है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता भी मिलती है। कार्य संपन्न होने के उपरांत उसका मूल्यांकन किया जाता है। नियोजन भविष्य के लिए किया जाता है, नियंत्रण वर्तमान पर किया जाता है तथा मूल्यांकन भविष्य में सुधारने के लिए भूतकाल में किए गए कार्यों पर किया जाता है। अतः यह भूतकाल से प्रभावित होता है। यह क्रियाएं निरंतर एक दूसरे के साथ जुड़कर चलती रहती है। जैसे ही भविष्य के लिए योजना बनाई जाती है, क्रियान्वयन, संगठन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन का कार्य स्वतः होने लगता है। इस प्रकार यह क्रम व्यक्ति की पूरी जिंदगी चलता रहता है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजनाएं बनाई जाती है। व्यक्ति, परिवार, संस्था योजना अनुसार सीमित साधनों के उपयोग से योजना को मूर्त रूप प्रदान करता है और फिर इसे क्रियान्वित करता है तथा इस पर नियंत्रण रखता है। जब योजना ही नहीं हो तो नियंत्रण किस बात का, जब प्रबंधकर्ता को यह नहीं मालूम है कि उद्देश्य क्या है, उसे करना क्या है, तो उस नियंत्रण भी वह किस प्रकार उस पे रख पाएगा, किस विधि से रखेगा और कैसे कर पाएगा। इसी तरह नियंत्रण एवं मूल्यांकन एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। नियंत्रण की सफलताएं इस बात पर निर्भर करती है कि जो कार्य हो रहा है उसकी प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके। कुशलता पूर्वक किए गए नियोजन एवं नियंत्रण से मूल्यांकन जो होता है वह सुगम या सरल हो जाता है, क्योंकि उसमें कमियां रहने की संभावनाएं कम हो जाती है या बिल्कुल ही नहीं रहती है। इस प्रकार से नियोजन, संगठन
नियंत्रण, मूल्यांकन, इन सब में गहरा संबंध होता है, जिसे करने में व्यक्ति अपना समग्र जीवन लगा देता है। अर्थात गृह प्रबंध में नियोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन तीनों ही पृथक पृथक रूप से महत्व रखते हैं। तीनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से इस प्रकार जुड़ी हुई है कि तीनों को करने के पश्चात ही हम कोई कार्य संपूर्ण कर सकते हैं। अर्थात ये पृथक पृथक है, परंतु फिर भी आपस में इस प्रकार से जुड़ी हुई है कि किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें तीनों की आवश्यकता पड़ती है। गृह प्रबंध प्रक्रिया घर के सभी कार्यों पर लागू होती है। वह कार्य भले आर्थिक कार्य हो, गृह कार्य हो या बालकों की देखभाल करना हो, सभी में प्रबंध प्रक्रिया जो है वह सार्थक होती है। कुछ कार्यों को करने के लिए गृहिणी या प्रबंधक को बच्चों की मदद लेनी पड़ती है। कुछ कार्यों को करने के लिए घर के अन्य सदस्यों की मदद लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। एक घर में मुख्य रूप से कई सारी प्रबंध जिम्मेदारियां होती है, जैसे मूल्यों को पहचानना, लक्ष्यों का चुनाव करना, घर परिवार में एक स्वस्थ वातावरण को बनाए रखना, पारस्परिक संबंधों में सुधार लाना, बच्चों व सदस्यों की उन्नति एवं विकास को करना, भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए योजनात्मक कार्य करते रहना, साथ में परिवार के सभी सदस्यों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना, गृह कार्यों को निपटाने में समय, ऊर्जा का उचित उपयोग करना। सभी जिम्मेदारियां जो होती है आपस में अंतर संबंधित या हम कह सकते हैं कि संबंधित होती है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है समय और ऊर्जा की उचित व्यवस्था। दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मानसिक तनाव और अत्यधिक श्रम को दूर करना आवश्यक होता है। गृहिणी को हमेशा समय का सदुपयोग करने का एवं श्रम की बचत कर उत्तम व्यवस्था करने का प्रयास करते रहना चाहिए या प्रयास करना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि गृह व्यवस्था एक सुनियोजित एवं सजीव प्रक्रिया होती है। दैनिक जीवन में हमेशा एक सही गृह प्रबंध प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, जो कि एक मानसिक प्रक्रिया है और निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया होती है। गृह व्यवस्था या हम यह कहें होम मैनेजमेंट एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, जिसमें परिवार जीवन की परिस्थितियों का सामना करने के लिए व्यवस्थित रूप देता है। समस्याओं का समाधान करने के लिए सदस्यों की योग्यता एवं कुशलता के अनुसार प्रबंध करता है, जिससे लक्ष्यों की सफलता प्राप्त की जाए। पारिवारिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सभी जो मानवीय और अमानवीय साधन होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है और इसके लिए उसे प्रबंध की विभिन्न प्रक्रियाओं जो कि है हमारी नियोजन या जिसे हम आयोजन या प्लानिंग कहते हैं, दूसरी स्टेप होती है नियंत्रण या कंट्रोलिंग कहा जाता है और तीसरी स्टेप होती है मूल्यांकन या जिसे इवोल्यूशन कहा जाता है। इस पे निर्भर करता है। अर्थात हमारे पास साधन है जो कि मानवीय व अमानवीय हो सकते हैं, इनका हमें प्रयोग करना है और इसका प्रयोग करते हुए प्रबंध प्रक्रियाएं जैसे कि आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन के द्वारा हमें लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है। इसके साथ ही बच्चों, आपका जो ये टॉपिक है गृह प्रबंध प्रक्रिया बोले या व्यवस्था प्रक्रिया बोले, यह समाप्त होता है और इसके अंतर्गत हमने देखा किसी भी परिवार के जो लक्ष्य हैं या उद्देश्य हैं, उसकी पूर्ति के लिए साधनों की आवश्यकता पड़ती है। ये साधन मानवीय अमानवीय हो सकते हैं और साथ में यह जो लक्ष्यों और साधनों की पूर्ति है उसके लिए प्रक्रियाएं यानी कि आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन पर निर्भर रहना पड़ता है और इसके द्वारा इन लक्ष्यों और उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है और मिलजुल कर यह जो है
आपका बनाती है गृह प्रबंध प्रक्रिया या गृह व्यवस्था प्रक्रिया या होम मैनेजमेंट प्रोसेस। थैंक यू बच्चों।